नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में। शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं उनके अर्थव्यवस्था में ये टॉपिक है। इससे पहले हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं और एनसीईआरटी की जो नोट्स हैं उससे संबंधित भी हम पूरा मैटर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बारे में थोड़ी सी मूलभूत बातें जान लेते हैं। कुछ जो हमारे ऐसे शब्द हैं जिनके हमें फुल फॉर्म याद रखनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम एनसीईआरटी का जो मैटर है वो पढ़ेंगे। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को यहाँ से मैं अलग अलग न करने के बजाय एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक हम बात कर लेते हैं 1991 की, क्योंकि भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण की मुख्य तौर पर शुरुआत है तो वो 1991 से होती है। लेकिन 1991 से जाने से पहले हम भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में जाने तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है ये मिश्रण है किसी का। अब ये मिश्रण किसका है? तो अर्थव्यवस्थाओं में आप मुख्य तौर पर 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पढ़ते हैं। एक आपकी है पूंजीवादी और एक है समाजवादी। तो ये पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक मिश्रण है, कॉकटेल सा है भारत की अर्थव्यवस्था आज़ादी के बाद से 1990 तक। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और उनका समाजवाद की ओर झुकाव है वो अपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। किस प्रकार से उनके राजेंद्र प्रसाद और बाकी कांग्रेसी नेताओं के साथ विवाद भी हुए, उसको लेकर गांधी जी को बीच में आना पड़ा। तो उनका समाजवाद की और जो उनका झुकाव है वो जगजाहिर है। और भारत की आप नीतियों पर भी देखेंगे तो सोवियत संघ का खूब प्रभाव था। भारत में जो पंचवर्षीय योजना है वो सोवियत संघ से ही आप मान सकते हैं, उससे प्रेरित होकर ही ली गई है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। तो 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में चलती है। हालांकि 1980 के दशक से कुछ सुधार होने शुरू हुए, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे और 1991 से बड़े सुधार हुए। भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया, एक तरीके से आप कहें साधारण शब्दों में तो खोल दिया गया। तो ऐसा क्या हुआ 1991 से? वैश्विक परिस्थितियों में देखें तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी और 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। लेकिन यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव की बात न करके हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। इनका नाम निश्चित रूप से आपने सुना होगा और राजस्थान में तो ये सांसद भी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं राजस्थान से। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 85 तक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। भारत की आर्थिक नीतियों पर 1990 से अब तक किसी व्यक्ति का सबसे ज़्यादा प्रभाव है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। फिर उसके बाद में 1985 से 87 तक ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। योजना आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से हमारे नीति आयोग चालू हो गया। फिर उसके बाद में 1991 से 96 तक ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। और उसके बाद में 2004 से लेकर और 2014 तक 2 बार ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, प्राइम मिनिस्टर। तो भारत की आर्थिक नीतियां इनके इर्द गिर्द ही चली हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भारत की आर्थिक नीतियों का नीति निर्माता है, फाइनेंस मिनिस्टर ये रहे हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर ये रहे हैं। तो 1990 का दशक आते आते स्थितियां ऐसी हो गई कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया, महंगाई लगातार बढ़ रही थी, आयात बहुत ज़्यादा थे, निर्यात बहुत कम थे। उसके कारण जो व्यापार घाटा हो रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार इतना बचा कि भारत के पास 15 दिन का मतलब आयात का बिल चुकाने का ही पैसा बचा था। जो विदेशों से लिया हुआ कर्ज था वो भारत समय पर उनका जो ब्याज है वो नहीं चुका पा रहा था। तो ऐसी स्थितियों में भारत ने जो विश्व बैंक है उससे कर्ज मांगा। तो विश्व बैंक ने कुछ शर्तें रखी कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाना होगा, भारत में जो विदेशी निवेश है उसको आपको आने देना होगा, तभी हम आपको कर्ज दे सकते हैं। और ऐसी स्थिति में भारत ने काफ़ी बड़े बदलाव किए और अर्थव्यवस्था को उदार बना दिया गया। इसका मतलब यह है कि आप 1990 से पहले देखेंगे तो ज़्यादातर जो सेक्टर है उसमें सरकारी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत छोटा है और बहुत सारे जो विभाग ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सरकारी कंपनियां ही काम करती हैं, प्राइवेट कंपनियां काम नहीं कर सकती। लाइसेंसिंग की व्यवस्था ऐसी है कि जल्दी से किसी भी उद्योग या फैक्ट्री या कंपनी को स्थापित करने का लाइसेंस नहीं मिल पाता था। 1991 के बाद में इन सब चीज़ों में बदलाव हुआ और ये बदलाव धीरे धीरे इतना ज़्यादा हो गया कि आज आप देखेंगे तो एक तो परमाणु ऊर्जा आप आज के समय देख सकते हैं, जिसके अंदर
मतलब निजी सेक्टर है वो इसके अंदर अपना उद्योग धंधा या जो परमाणु जो रिएक्टर है वो स्थापित नहीं कर सकता। ये पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। या आप थोड़ा रेलवे को मान सकते हैं, हालांकि इसमें भी कुछ क्षेत्रों में आप मान सकते हैं कि अभी प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे सरकार ला रही है, लेकिन ये 2 सेक्टर ऐसे हैं, उनको छोड़कर लगभग सभी सेक्टर्स में जो निजी क्षेत्र है वो आगे बढ़ा है और उसको छूट मिली है, मतलब वो स्थापित कर सकते हैं, इसमें नहीं स्थापित कर सकते थे। अभी रेलवे में भी आप ये मान सकते हैं कि मतलब उसका आप कह सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट जो हमारा जो किसको हम PPP मॉडल बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उस मॉडल पे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को पूरा ही मतलब एक हिस्सा रेलवे को बनाने का मौका दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सरकार की ही परिसंपत्तियां हैं वो मतलब लीज पर देने का इस प्रकार का काम चल रहा है। तो ज़्यादातर सेक्टर हैं अब धीरे धीरे सरकार ने क्या कर दिए, या तो जो सरकारी कंपनियां थी जिसको हम PSUs बोलते हैं, PSU, तो इनमें धीरे धीरे विनिवेश किया जाने लगा, यानी इनकी हिस्सेदारियां सरकार बेचने लगी 5%, 10%, 20%, 50% धीरे धीरे। जैसे आजकल आप मतलब क्योंकि बहुत पुरानी आपको बातें नहीं भी पता होंगी, तो आप जैसे कई बार चर्चा सुनते हैं कि सरकार LIC में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच रही है। जैसे सरकार पहले 5% की बात कर रही थी, अब बाद में सरकार ने कहा कि 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी। इसी प्रकार से IDBI बैंक है, उसमें सरकार की हिस्सेदारी थी, वो सरकार बेच रही थी। इसके अलावा भी आपने जैसे एयर इंडिया है, जिसको आपने पिछले वर्ष देखा होगा कि जो टाटा समूह है उसको बेच दिया गया, सरकारी एयर इंडिया थी, सरकारी एयरलाइंस थी वो। तो इस प्रकार से ये विनिवेश की शुरुआत है, या जो सरकारी कंपनियां हैं उनको निजी क्षेत्र को देने की बात है या निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात है, ये 1991 से लगातार चली आ रही है। और एक और चीज मैं इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि भारत में आखिरी बार मुद्रा का अवमूल्यन भी 1991 में किया गया था। मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी, आखिरी बार 1991 में हुआ। उससे पहले हुआ था 1966 में, और उससे पहले हुआ था 1949 में। यानी ये जो आप चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो देखिए राजनीतिक बातें होती हैं और एक है चीज़ों को समझना। जैसे आपको याद हो कि 2004 से 2014 के बीच में जब UPA की सरकार थी, यानी कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी सरकार थी, तो जब डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा विपक्षी दलों की ओर से बयानबाजी होती थी। अभी जब NDA की सरकार है, BJP के आप मान सकते हैं सानिध्य में, मतलब वो उसकी मुख्य पार्टी है और उसकी सहायक पार्टियां हैं, तो अब जब रुपये में और ज़्यादा गिरावट आ रही है, डॉलर के मुकाबले अभी 83 के आसपास है, तो फिर अब जो विपक्ष में है पार्टी कांग्रेस है और है, वो कह रहे हैं कि जो रुपया है उसमें गिरावट आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि इतिहास में, भारतीय इतिहास में 3 बार ऐसा भी हुआ है कि जानबूझकर भारतीय जो मुद्रा है उसमें गिरावट लाई गई है। वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि देखिए, आप कहें कि भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है, तो 3 बार। हालांकि इसमें भी आप देखेंगे कि 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन जुलाई के महीने में 2 बार किया गया, एक शायद 1 जुलाई को, एक शायद 3 जुलाई को, ऐसे या 2 या 3 जुलाई ऐसा है, 2 बार किया गया था। तो एक बार मद्रास में सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन में 3 भी था, 4 भी था, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन। फिर वो मामला कोर्ट में गया क्योंकि सरकार ने 3 माना, हालांकि फिर कोर्ट ने कहा कि ऐसे 4 भी हो सकता है, दोनों ही उत्तर सही है। तो ये 1991 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 2 बार किया गया, 2 चरणों में। तो इसलिए मुद्रा का अवमूल्यन 4 बार भी माना जा सकता है, 3 बार भी माना जा सकता है। वैसे हम सन के हिसाब से बात करें तो 49 में, 66 में और 1991 में। आखिरी बार कब किया गया है मुद्रा का अवमूल्यन, यानी डॉलर के मुकाबले जानबूझकर भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है 1991 में। तो विदेशी मुद्रा भंडार भारत का काफी कम हो रहा था, तो 1991 में भारत ने अर्थव्यवस्था को उदार बनाया। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलने लगा। फिर उसके बाद में वैश्वीकरण, आप मान सकते हैं वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ मतलब एकीकृत करने का प्रयास करना वैश्वीकरण है। और आज आप देखते हैं कि कुछ एक देश ही ऐसे हैं, जैसे जो नॉर्थ कोरिया है, उत्तर कोरिया वगैरह के जैसे देश, जो दूसरे देशों के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं। बाकी लगभग पूरी ही दुनिया आपस में जुड़ी हुई है एक दूसरे से। इसलिए आप देखते हैं कि जब अमेरिका में फेडरल बैंक ऑफ रिजर्व है, जो यदि ब्याज दरों में कटौती करता है तो भारत में ब्याज दरें जब बढ़ाता है तो भारत में शेयर बाजार गिर जाता है। या कहीं पर जापान में कुछ हुआ तो उसका भारत पर असर पड़ता है, भारत में कुछ हुआ तो उसका दूसरे स्थानों पर असर पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपस में व्यापार करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित हैं। तो ये 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण हुआ, अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया, जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है उसको आसान की गई, निजी सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। तो ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एक साथ साथ ही चलेंगे। अब इसमें जैसे उदारीकरण और वैश्वीकरण को यदि हम साथ ही लेकर देखें तो इसके क्या लाभ हुए,
कि भारत में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है, वैश्वीकरण हुआ है, तो दुनिया भर की कंपनियों ने भारत में निवेश किया है, भारत में अपने उद्योग धंधे स्थापित किए हैं, भारत में वो कंपनी आई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज MNC जिसको आप बोलते हैं, वो भारत में आई हैं। तो उससे क्या प्रभाव पड़ा है? तो बहुत सारी चीज़ें हुई। उस समय के हम तात्कालिक लाभ देखें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा उस समय, क्योंकि दूसरे देशों से निवेश आया है, तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। महंगाई में कमी लाई गई। महंगाई में कमी भी क्यों होती है? जब देखिए बहुत सारे प्रतिस्पर्धा होती है किसी भी सेक्टर के अंदर, तो चीज़ों के दाम कम होते हैं। यदि एक ही व्यक्ति है, मोनोपोली है किसी की, या बहुत कम है काम करने वाले किसी क्षेत्र में, तो दाम ज़्यादा होंगे। और जैसे मांग और आपूर्ति का सिद्धांत आप अर्थव्यवस्था में पढ़ते होंगे, यदि मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं होती है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। साधारण शब्दों में जैसे मैं आपको देसी उदाहरण देकर बताऊं कि जब आप देखते हैं कि मई जून का गर्मियों का महीना होता है, तो दूध की किल्लत हो जाती है, उतना ज़्यादा दूध हमें नहीं मिल पाता है, तो आप देखेंगे दूध का दाम बढ़ने लगता है, घी का दाम बढ़ने लगता है। और जैसे ही थोड़ा सा बाद का मौसम आता है, बारिश के बाद में, तो आपको दूध की उपलब्धता बढ़ने लग जाती है, तो दूध के दाम मतलब उतनी ज़्यादा उसकी किल्लत नहीं रह जाती। यानी जब भी किसी चीज़ की किल्लत होती है, यानी जो पर्याप्त जितनी मांग है उतनी सप्लाई यदि नहीं हो पाती है, तो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जब प्याज की फसल होती है तो प्याज का दाम कितना आ जाता है? 5 रुपये 10 रुपये किलो तक आ जाता है। और जब प्याज की फसल है उस समय, क्योंकि ख़राब हो रही होती है फसल, मतलब जितनी मांग है उससे ज़्यादा सप्लाई हो रही है। और बाद के समय में जब प्याज का मौसम नहीं होता फसल का, और प्याज की डिमांड उतनी ही होती है लेकिन सप्लाई कम हो पाती है, तो दाम बढ़ जाता है। या उसके कारण बहुत सारी है कि कोई मतलब जमाखोरी कर लेते हैं और कर लेते हैं, तो अलग बात है, लेकिन ये मांग और सप्लाई का सिद्धांत है। तो विदेशी कंपनियां और सब आ रहे हैं, तो चीज़ों की उपलब्धता बढ़ रही है, तो दाम क्या है? निश्चित रूप से कम हो रहे हैं। इसके अलावा जो गुणवत्ता है पदार्थों की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी, क्योंकि एक तो मान लीजिए आपके गांव में एक ही व्यक्ति पापड़ बनाने वाला है और 3 और लोग आकर पापड़ बनाने लगे, तो उनको आपस में उनमें प्रतिस्पर्धा हो गई कि भाई जो अच्छा देगा वो बिकेगा। तो भारतीय कंपनियां हैं, उनको भी सुधार करना पड़ा अपने उत्पादों में, नहीं तो वो विदेशी जो प्रोडक्ट हैं उनके सामने अपना टिक ही नहीं पाएंगे मार्केट में, क्योंकि लोग तो जो अच्छी चीज़, क्वालिटी की चीज़ होगी वो लेने का प्रयास करेंगे। तो गुणवत्ता हुई। भारतीय जो ग्राहक हैं उनको विकल्प मिले कि विभिन्न प्रकार की विदेशी कंपनियां भारत में सामान बेच रही हैं, तो उनका भी विकल्प है खरीदने के लिए। तो इस प्रकार के ये जो लाभ हैं, ये आप और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इस प्रकार के लाभ आप ये जो आप वैश्वीकरण है या उदारीकरण है उसके हुए हैं। इसके अलावा हानि क्या हो गई? जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो विदेशी कंपनियां भारत में आई हैं, तो उसके कारण भारत के जो छोटे उद्योग हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। छोटे और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं, क्योंकि वो उस प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में टिक नहीं पाए, उस श्रेणी के उत्पाद नहीं बना पाए, या जो भारतीय के जो उद्योग हैं उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आप इसके फ़ायदे में बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी को एक मान सकते हैं कि नई तकनीकें आई इस क्षेत्र में, तो उसका फ़ायदा भारत को मिला। हानि में जैसे मैं कहूँ कि छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं उनको नुकसान हुआ है। इसके अलावा इसकी हानि की यदि हम बात करें तो एक आप कह सकते हैं, मैं जो नाम भूल रहा हूँ, शोषण, जो कामगार हैं उनका शोषण। क्योंकि देखिए जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और विदेशी कंपनियां हैं, जैसे भारतीय भी प्राइवेट सेक्टर हो, तो वो जो श्रमिक हैं उनके अधिकारों के लिए उतने ज़्यादा सजग नहीं है, या उतने ज़्यादा मतलब कम पैसे में ज़्यादा समय तक काम करवाने, तो श्रमिकों का शोषण बढ़ा है इसके कारण। क्योंकि बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे हम उदारीकरण की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला है, तो कुछ जो कंपनियां हैं, कुछ जो लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, तो जो अमीर और गरीब की खाई है उनके बीच की बढ़ी है। इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं उन्होंने विदेशी मुद्रा में हेर फेर करके काफ़ी लाभ कमाया और उतना ज़्यादा टैक्स नहीं दिया। जैसे अभी भी आप लेटेस्ट भी यदि आप देखते हैं तो जैसे चाइनीज़ कंपनियों पर कितने सारे केसेस चल रहे हैं, वीवो वगैरह ने किस प्रकार से टैक्स पूरा नहीं दिया, इस प्रकार की बातें हुई हैं। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे इसके आप नुकसान भी मान सकते हैं। अब इसके बाद में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका हमें जो फुल फॉर्म है वो, या कोई संस्था है वो कब स्थापित हुई इस उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से संबंधित, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले हम इन 3 व्यक्तियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, पीटर सदरलैंड, रोलैंड रॉबर्टसन और मार्शल मैकलुहन। पीटर सदरलैंड है, अभी इनकी 2018 में मृत्यु भी हो गई थी। ये फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहलाते हैं।
यानी वैश्वीकरण के जनक इनको कहा जाता है, फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का जनक। हालांकि कई किताबों में आपको वैश्वीकरण का जनक है, जिनकी 2022 में अभी रिसेंटली मृत्यु भी हुई थी अप्रैल के महीने में, रोलैंड रॉबर्टसन की, तो इनको भी वैश्वीकरण का जनक कह दिया जाता है कई किताबों में। तो हो सकता है ऊपर वाला ऑप्शन में नहीं हो, ये हो तो आप वो कर सकते हैं, तो इनको भी कहा जाता है। इसके अलावा एक नाम है मार्शल मैकलुहन, इनसे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इन्होंने एक अवधारणा दी वैश्विक गाँव की, कि पूरी दुनिया मतलब एक गांव के रूप में, ग्लोबल विलेज की अवधारणा दी, कनाडा के थे ये मार्शल मैकलुहन, इन्होंने वैश्विक गांव की अवधारणा दी। तो वैश्विक गांव की अवधारणा किसने दी, ये प्रश्न आपका हो गया। इसके अलावा फिर ये जो आपके फुल फॉर्म है, जैसे FDI और FPI आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। F का मतलब फॉरेन, I का मतलब इन्वेस्टमेंट, D और P का फर्क है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको आप हिंदी में अखबारों में कई बार पढ़ते होंगे कि भारत में इस वित्तीय वर्ष में या इस क्वार्टर में इतना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। और दूसरा है प्रत्यक्ष पोर्टफोलियो निवेश। अब डायरेक्ट और पोर्टफोलियो, इसमें अंतर क्या हुआ? एक तो देखिए, कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति भारत में किसी कंपनी को, उसको खरीदने की कोशिश करता है, उसके कुछ हिस्से को या उस पूरी ही कंपनी को, उसमें वो उसकी जो भौतिक परिसंपत्तियां हैं उसको भी खरीदने की कोशिश करता है, उसके मैनेजमेंट में भी अपने अधिकार को, उसके उत्पादन में, उसके वितरण में अपना जो अधिकार स्थापित करना चाहता है। तो वो होता है आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो गया। और पोर्टफोलियो में क्या है कि भारतीय शेयर बाजार में अलग अलग कंपनियों के अंदर यदि कोई पैसा लगा के लाभ कमाना चाहता है तो वो हो गया आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बहुत ज़्यादा इसकी टेक्निकल टर्म में हमें नहीं जाना है, क्योंकि कोई हमारा अर्थशास्त्र का फर्स्ट ग्रेड का पेपर तो है नहीं, तो ग्रेड 3 के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम। फिर उसके बाद में इन पर लागू कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई, कौन कौन से एक्ट बनाए गए इन पर नियंत्रण करने के लिए। जैसे एक है MRTP, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये 1969 में आया। हालांकि जो लागू है वो 1 जून 1970 को हुआ है, 1 जून 1970 को लागू हुआ है। मोनोपोलिस्टिक यानी एकाधिकार, रेस्ट्रिक्टिव यानी प्रतिबंधात्मक, ट्रेड प्रैक्टिसेज, ट्रेड का मतलब हो गया व्यापार, प्रैक्टिसेज का मतलब हो गया पद्धतियां, आप कह सकते हैं। यानी कि एकाधिकारवादी प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतियां, ये अधिनियम 1969 में आया है, 1 जून 1970 को लागू हुआ है। यानी कि कोई जो प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी है वो अपना एकाधिकार न स्थापित कर ले, दूसरे लोगों को मतलब फेयर चांसेस न मिले अपने उद्योग धंधे स्थापित करने के या अपने उद्योग आगे बढ़ाने के, या जो नियमों के खिलाफ कोई चले, तो उसके लिए एक ये एक्ट बनाया गया। अब इसके स्थान पर इसको खत्म करके 2002 में ये बना दिया गया, 2002 में ये बना दिया गया CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसको आप हिंदी में कहेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। मैं बोलता हूं उस हिसाब से लिख लेना, ये पेन का हो जाता है ऐसा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ये 2002 में बना दिया गया, ये MRTP के स्थान पर बनाया गया है। इसी प्रकार से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये देखिए, इसकी स्थापना तो होती है 1988 में, लेकिन इसको एक वैधानिक निकाय के रूप में सरकार की ओर से मान्यता मिलती है 1992 में। यानी जो भी निवेशक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये एक बॉडी बनाई गई है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI। 1998 में इसकी स्थापना, 88 में सॉरी, और 1992 में इसको एक वैधानिक निकाय के रूप में सरकार की ओर से मान्यता मिली है। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड यानी राष्ट्रीय निवेश निधि, राष्ट्रीय निवेश निधि, इसकी स्थापना की गई है 2005 में। इसकी स्थापना क्यों की गई कि जो PSUs हैं, यानी PSU हम किसको बोलते हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं उसको बोलते हैं हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये जो सरकारी कंपनियां हैं, PSUs हैं, इनमें जो विनिवेश आ रहा है, सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, उससे जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, उससे जो राशि प्राप्त हो रही है, उसका ठीक तरीके से उपयोग करने के लिए ये बनाया गया नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, राष्ट्रीय निवेश निधि, ये बनाया गया। तो ये कुछ थी जो इंपॉर्टेंट थी मुझे लगी। इसके अलावा देखिए फेरा और फेमा, पहले फेरा आया उसके बाद में फेमा आया। तो ये फेरा 1973 में ये लागू हुआ, और ये जो फेमा एक्ट है ये 1999 में आया, ये 2000 में लागू हुआ। हिंदी में बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इंग्लिश में नाम है इसका। तो फॉरेन का मतलब हो गया, ये हो गया, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, विदेशी मुद्रा, और रेगुलेशन का हो गया विनियमन, एक्ट का मतलब हो गया अधिनियम।
और दूसरे में आप इसमें मैनेजमेंट आ गया तो इसको आप कर देंगे प्रबंधन, बाकी सेम है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, यानी जो भी विदेशी मुद्रा आती है उसका प्रबंधन करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं। जैसे आप एक तो इतना भी जानते होंगे कि विदेशों से जो लोग भारत में पैसे भेजते हैं तो वैसा उसका एक रूल है कि आप बैंकिंग के माध्यम से या जो जैसे जो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र इस प्रकार के जो निकाय बनाए गए हैं वही कुछ चार्ज कटता है और वो कन्वर्ट कर लेते हैं भारतीय मुद्रा के अंदर। और भी कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और यदि इन नियमों का, जैसे फेरा के स्थान पर मैं बता रहा हूँ आपका 1999 में ये एक्ट आ गया तो फेमा लागू हो गया। अब इसका यदि कोई उल्लंघन करता है, विदेशी मुद्रा के नियमों से संबंधित कोई उल्लंघन करता है तो उस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी जो प्रवर्तन निर्देशालय है वो कार्रवाई करता है। जैसे आप आजकल आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जैसे महाराष्ट्र के कई नेताओं पर आपने देखा और भी कई नेताओं पर आपने देखा कि ईडी कार्रवाई कर रही है, या बॉलीवुड के कई जो स्टार हैं उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो वो प्रवर्तन निदेशालय ये काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा जैसे आप सामान्य तौर पर देखें तो जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसकी फुल फॉर्म आपको आती ही है। इसके अलावा जैसे एक नाम आता है आपका एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी लघु मध्यम, माइक्रो का मतलब तो हो गया लघु, और ये बार बार आते हैं इस प्रकार की चीजें आपके। एस का मतलब हो गया स्मॉल, सॉरी ये लघु नहीं, ये हो गया आपका सूक्ष्म, ये हो गया सूक्ष्म आपका, ये हो गया आपका लघु, और एम का मतलब हो गया मीडियम यानी मध्यम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से संबंधित। अब ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्या है? देखिए पहले इसमें बदलाव कर दिया गया है 2020 के अंदर, जो आत्मनिर्भर भारत योजना थी उसके अंदर। तो अभी यदि 5 करोड़ तक का किसी कंपनी का सालाना टर्नओवर है तो इसका मतलब वो कंपनी अब मानी जाएगी आपके सूक्ष्म, माइक्रो। 5 से लेकर 50 करोड़ तक के बीच में यदि टर्नओवर है तो वो मानी जाएगी लघु, और 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक के बीच में यदि टर्नओवर है तो वो आपका हो गया मध्यम। तो ये हो गया एमएसएमई। इससे संबंधित आप करंट में भी कई बात इसकी चर्चा आ जाती है, और यहाँ पर भी हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमें एमएसएमई के बारे में पता होना चाहिए। तो इस प्रकार की ये बातें थी। इसके अलावा जो सामान्य आपको करंट में भी ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी रही है। अभी जो जैसे 7 नवंबर को आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक बैठक होती है उसमें कितना अनुमान लगाया गया है भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का, वो आपको करंट में थोड़ा सा अपडेटेड रहना है। और मैं भी साथ साथ आपको चीज़ें करंट में बता दिया करूँगा जो करंट में हमारा एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स चल रहा है। तो ये तो सारी बात हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं हमारे एनसीईआरटी वाले मैटर की। जैसे इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये हमारा एनसीईआरटी वाला है। देखिए ये 3 चैप्टर हैं। एक तो है 11वीं क्लास का तीसरा चैप्टर है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। जो हमारा सिलेबस है वही टॉपिक है। इसके बाद में एक दूसरा 10वीं कक्षा में चौथा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये इससे मिलता जुलता एक टॉपिक हो गया। और पुरानी जो राजस्थान बोर्ड की किताब चलती थी भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, वो एक चैप्टर है। तो उसका मिला जुला कर मैंने यहाँ कुछ मैटर लिखा है जिसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए यही चीज़ें मैं बार बार लिख के बताऊंगा तो ये जो 1-1.5 घंटे का वीडियो है ये 3 घंटे पर चला जाएगा। उससे अच्छा तो ये है कि आप इनको पढ़ लो। ये नोट्स आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध भी हैं। अब देखिए मैं एकदम सीधी स्पष्ट बात करने में यकीन रखता हूँ। अब कुछ विद्यार्थियों को ये लग सकता है कि सर आप इन नोट्स के 100 रुपये ले लेते हो, फिर आप अर्थशास्त्र की जैसे टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं तो उसके आप 50 रुपये। अब देखिए 150 ही रुपये तो हुए। अब हो सकता है 150 रुपये कुछ विद्यार्थियों के लिए बड़ी राशि भी हो सकती है, लेकिन जैसे ये सिस्टम जो चलता है ना इसके लिए कुछ मनी की मुझे भी आवश्यकता होती है। मैं एकदम फ्री में काम नहीं कर सकता हर चीज़ के लिए, और न वो मोटिवेशन मिलता है कि जैसे मैं अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यदि मैं घड़ी की तरफ देखूंगा तो रात के 12:20 हो रहे हैं और अभी ये वीडियो काफ़ी पड़ा है और मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। तो अब इतना सारा काम कर रहे हैं। अब ये जो बोर्ड आपके सामने लगा हुआ है इसकी कीमत 3 लाख रुपये से ज़्यादा है, 3.25 लाख रुपये के करीब का ये बोर्ड है। अभी पिछले 3 महीनों के अंदर में इतना इन्वेस्टमेंट 5-6 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस काम के लिए कर चुका हूँ। तो उसके लिए 150 रुपये मुझे विद्यार्थियों से चार्ज करके ही अपना काम चलाना पड़ता है। तो इसलिए चार्ज लेना पड़ता है, उसका देखिए कोई इलाज नहीं है।
तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा है नहीं, मुझे 150 रुपये चार्ज रखना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। हालांकि यदि आपके पास थोड़ी सी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये जो सारी चीज़ें हैं मैं फ्री में यहाँ पर आपके यूट्यूब के ऊपर करवाऊँगा, तो आप इससे भी लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको टेस्ट देने हैं तो आपको निश्चित रूप से 50-55 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अर्थव्यवस्था का के लिए, उसमें मैं माफ़ी चाहूँगा फिर से। लेकिन कुछ जो मनी है वो मुझे रेज करनी पड़ती है, अर्न करनी पड़ती है, नहीं तो ये सिस्टम मतलब चलता नहीं है पूरा। तो यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एक साथ थी। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, वित्तीय संकट। ये वर्ष 1991 में भारत को विदेश, अब देखिए बिल्कुल जल्दी जल्दी आप समझ जाएंगे, मैंने बेसिक आपको समझा दिया ना। भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार को अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक भुगतान का करने योग्य भी नहीं बचा था। और इस संकट के कारण वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि हुई उसके कारण ये संकट और भी बढ़ गया। तो इसके कारण स्थिति ऐसी हो गई कि भारत को ये आर्थिक उदारीकरण, जो सुधारात्मक रवैया है, वो अपनाना पड़ा, जिसके बारे में हमने पढ़ा। भारत का सबसे ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो हम जानते हैं कि किस पे खर्च होता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ हम आयात करते हैं उसके ऊपर खर्च होता है। तो ये हम इसी प्रकार से इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। अब इस वित्तीय संकट का कारण क्या था, तो हमने वो कारण है वो थोड़ा थोड़ा देख लिया था। यहाँ पर हम कुछ और भी बातें इसके अंदर जान लेते हैं। इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। यानी ठीक तरीके से प्रबंधन भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं किया गया। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकारें करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती हैं। सरकार टैक्स लगाती है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सबके बारे में हम यहाँ चर्चा भी करेंगे। सार्वजनिक उद्यम जो सरकारी कंपनियां थी उससे जो कितना वो कमा पाती हैं, उस सबसे फिर सरकार अपनी नीतियां बनाती है। गवर्नमेंट्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वेतन देती है, पेंशन देती है, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, आधारभूत ढांचे को खड़ा करने के लिए रेलवे, सड़क, बंदरगाह, इनका विकास करती है। यानी बात यह है कि कुल मिलाकर यहाँ पर बात यह है कि जो अर्निंग हो रही है वो तो कम है और जो स्पेंडिंग हो रही है वो है ज़्यादा। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती, यानी वो क्या करते हैं, जब व्यय आय से अधिक हो, यानी खर्चा ज्यादा हो, आमदनी कम हो, तो सरकार बैंकों, जनसामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती है, यानी मैनेजमेंट कर लेती है। यानी आय कम है तो उसका पूर्ति कैसे करती है, उधार लेकर। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। डॉलर प्राप्त कैसे होगा, जब भारत की जो अपना प्रोडक्ट है वो विदेशों को बेचेगा तभी तो विदेशी मुद्रा आएगी। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। जन कल्याणकारी योजनाएं, और सरकारों की अपनी मजबूरियां भी होती हैं कि जब चुनाव के समय आती हैं तो उनको ऐसी ऐसी नीतियां, ऐसी ऐसी योजनाएं लागू करनी पड़ती हैं लोक लुभावन, जिसके कारण सरकार का जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है। यही नहीं, सरकार द्वारा चले जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा यानी डिफेंस से संबंधित और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था और यह स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी, इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार कर प्रयोग करती। अब देखिए, रक्षा क्षेत्र में जो भी जितना भी निवेश किया जा रहा था, रक्षा क्षेत्र में जैसे जो हमारे तीनों सेनाएं हैं उनके कर्मचारियों का वेतन के लिए भी, आधुनिक हथियारों की खरीद के लिए भी, तो वो सारा जो खर्च हो रहा था उससे कोई अर्निंग तो नहीं हो रही, उस पर तो खर्च ही है। इसके अलावा जो सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं हैं उसमें भी खर्च है और उससे कोई अर्निंग नहीं है सरकार को। तो उसके अलावा जो राशि बचती है तो उसका ऐसा कुशल प्रबंधन होना चाहिए था कि जिसके कारण सरकार ये जो है वो अर्निंग भी होती रहे और व्यय के अनुरूप अर्निंग होती रहे, बात यह है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति करने के लिए सरकार सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। यानी बात यह है, कुल मिलाकर जो मैंने आपको समझाई थी कि भाई खर्चा ज़्यादा हो रहा था और सरकार की कमाई कम हो रही थी, सरकार का प्रबंधन भी उतना अच्छा नहीं था, ये आप सामान्य तौर पर मान सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में है तो इन खर्चों की देखिए, कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा का
वो उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया, यानी वो विदेशों से कर्ज इस प्रकार से लिया गया कि अर्थव्यवस्था में सुधार कर लिया जाएगा, जो बजट घाटा है उसकी पूर्ति की जाएगी। लेकिन सरकार ने उन राशियों को है वो सामाजिक जो योजनाएं थी उन पर ही लगा दिया और अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं आया। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। यानी वैसे तो अभी भी सरकारें हैं वो ऋण लेती रहती हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र सरकार हों, लेकिन वो उसकी मात्रा इतनी हो गई कि भाई अब कहा जाने लगा कि यदि इसी प्रकार से ऋण लेते रहे तो या तो ऋण मिलेगा नहीं या हम समय पर चुका नहीं पाएंगे। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था, यानी आयात इतना ज्यादा हो रहा है कि निर्यात उसकी तुलना में बहुत कम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसे सामान्यतः हम विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। यह आपने सामान्य तौर पर पढ़ा भी होगा। ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ, ब्रेटन वुड्स, ये मैंने शायद WHO वाले में दिया भी है आपको। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में, इसके अंदर दो ऐसी संस्थाओं का निर्माण हुआ, जिसको एक को आप विश्व बैंक कहते हैं, इसको एक दूसरे को आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। तो सरकार ने इनसे ऋण मांगा। उनसे देश को $7 बिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला। ये सारा NCERT का फैक्ट है आपका। किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई, जो मैंने आपको बता चुका हूं कि सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी तथा अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि विदेशों को निवेश करने का मौका देगी। यही कुछ लिखा है शायद मैंने यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, इधर चलना पड़ेगा अभी। तो ये अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे, यानी दूसरे देशों के साथ व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था, कि निजी क्षेत्र को हौसला मिले, उनको बढ़ावा मिले और उनके जो रास्ते में आने वाली बाधाएं हैं उनको सरकार हटाए, उनके लिए आसान बनाए चीजों को, उद्योग धंधे स्थापित करने को। इन नीतियों का दो उप समूहों में विभाजित किया जा सकता है। एक है स्थायित्वकारी उपाय और एक है संरचनात्मक सुधार के उपाय। भाई एक तो इस प्रकार की नीतियां, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था डामाडोल थी, तो एक तो इस प्रकार की नीतियां बनाना जिससे अल्प समय में ही कुछ लाभ हो जाए, तो अल्पकालिक समय में लाभ के लिए जो नीतियां अपनाएगी जिसको आप स्थायित्वकारी उपाय कह सकते हैं। और एक है संरचनात्मक सुधार, जिससे लंबे समय में अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलता है, जो आधारभूत ढांचा है उसमें विकास करके। तो स्थायित्वकारी उपायों में ये अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में भुगतान संतुलन का मतलब आयात निर्यात में जो अंतर है, कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण यानी महंगाई पर नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो तात्कालिक आवश्यकता थी। ऐसा थोड़ी है कि ऐसी नीति बनाए सारी ही कि 10 साल बाद परिणाम देखने को मिले, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि सरकार को तुरंत मतलब कुछ अच्छा करने की, ऐसा सुधारात्मक रवैया अपनाने की आवश्यकता थी। संरचनात्मक सुधार किसे कहते हैं? ये वे दीर्घकालिक उपाय हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की दिक्कतों को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है, ताकि भारत, क्योंकि विदेशी व्यापार हो रहा है, विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं, तो स्थितियां ऐसी निर्मित करना कि भारत के जो व्यापारी हैं, जो व्यापारिक कंपनियां हैं, वो दूसरे देशों के साथ स्पर्धा कर सकें, प्रतिस्पर्धा कर सकें, नहीं तो वो टिक नहीं पाएंगे। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ की। इनके 3 उपवर्ग हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। थोड़ा सा मैं इस तरफ ले आता हूं इसको। उदारीकरण सबसे पहले है इसके अंदर। उदारीकरण सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। अवरोध और प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया, सरकार ने जो भी उद्योग धंधे स्थापित करने पर, नई कंपनियां स्थापित करने में जो रुकावटें थी, जो अवरोध सरकार ने लगा रखे थे, उनको हटाने की प्रक्रिया
उदारीकरण कहलाती है। जैसा हमने पढ़ा कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। जो सरकार ने नियम कानून बना रखे थे वो भारत की आर्थिक वृद्धि के विकास में बाधा बने हुए थे, तो सरकार ने उन नियमों को खत्म किया या उनमें सुधार किया। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में ही आरंभ कर दिए गए थे। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1980 के दशक से ही कुछ सुधारात्मक रवैया अपनाया जाने लगा था, लेकिन बड़े स्तर पर आप 1991 से देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधार। इससे आगे का मैटर मैं आपको थोड़ा सा फोन में ही समझा देता हूं, क्योंकि लंबे समय तक खड़े रह पाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है कमर से संबंधित। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधार, जैसे कई क्षेत्र हैं, उनमें सबसे पहले है औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण। भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, अपनी वो कोई भी फर्म, जैसे आपको कोई भी काम धंधा शुरू करना है तो आपको अपनी फर्म बनानी पड़ेगी, तो उसको स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी, यानी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों को प्रवेश ही निषिद्ध था, यानी कई सारे उद्योग तो ऐसे ही थे जिसमें सिर्फ सरकारी कंपनियां ही थी, प्राइवेट लोग हैं वो अपनी कंपनी स्थापित कर ही नहीं सकते थे उसके अंदर। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे, यानी उसमें कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को स्थापना करने की छूट नहीं थी। सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था, कि वो कैसे उसका नियंत्रण किया जाएगा, उसकी कीमतें क्या होगी। कई सेक्टर में ये सरकार निर्धारित करती थी। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन तथा औषधि, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल कुछ मुख्य गतिविधियां जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे। यानी ये आप मान सकते हैं कि इस क्षेत्र में सिर्फ सरकारी काम कर सकती थी, प्राइवेट क्षेत्र इसके अंदर काम नहीं कर सकता था, आज भी नहीं कर सकता है। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई थी, यानी अब वो उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। उनका उत्पादन कितना होगा, उनकी कीमतें क्या होगी, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। अनेक उद्योगों में अब बाजार को कीमतों को निर्धारण करने की अनुमति मिल गई, यानी अब सरकार उनकी कीमतें निर्धारित नहीं करेगी। तो अर्थ ये हो गया औद्योगिक क्षेत्र में। उसके बाद में वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार हुए, यानी ये बैंकों से संबंधित है। वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है। यही ब्याज की दरों को नियत करता है। जैसे आप 2 महीने में जो हमारी मौद्रिक नीति आती है उसके अंदर रेपो रेट क्या होगी, रिवर्स रेपो रेट क्या होगी, ये सारी चीज़ें रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। तो पहले क्या है कि रिजर्व बैंक आप मान सकते हैं कि नियंत्रण बहुत ज़्यादा था। जो वित्तीय संस्थाएं थी, जो बैंक थे, उनके ऊपर रिजर्व बैंक का नियंत्रण ज़्यादा था। तो बाद में रिजर्व बैंक को नियंत्रक की भूमिका से हटाकर सहायक की भूमिका में लाया गया, कि उनकी सहायता के लिए है, न कि उन पर पूरे तरीके से नियंत्रण के लिए। हालांकि कुछ चीज़ों में अभी रिजर्व बैंक का नियंत्रण है कि भाई जमा पूंजी का कितना वो लोन दे सकते हैं, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जो रिजर्व बैंक ही निर्धारित करता है। विभिन्न क्षेत्रकों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। वित्तीय क्षेत्रक सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्रक रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा। जैसे कि उनको कितनी शाखाएं स्थापित करनी है, कहाँ स्थापित करनी है, और इसके अलावा हालांकि रिवर्स रेट जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है वो तो आरबीआई निर्धारित करता है, लेकिन फिर भी होम लोन की रेट क्या होगी, हालांकि उस पर रेपो रेट का ही असर होता है, लेकिन फिर भी उसमें लचीलापन है। आप विभिन्न बैंकों की, यदि आप कार लोन की, होम लोन की, पर्सनल लोन की, एजुकेशन लोन की दरें देखेंगे तो आपको उनमें अंतर दिखेगा।
फिक्स डिपॉजिट की रेट्स में भी आपको कुछ अंतर दिखेगा। तो उनको अपनी दरें तय करने की छूट मिली हुई है। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। यानी निजी बैंक स्थापित हुए, विदेशी बैंक हैं उनकी शाखाएं भारत में स्थापित हुई छूट देने के बाद में। जैसा कि आपने इंदिरा गांधी के समय देखा था कि जो निजी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी जो प्राइवेट बैंक हैं वो बचे ही नहीं। और बाद में भी प्राइवेट बैंकों की संख्या बहुत ही सीमित थी, लेकिन 1991 के बाद में धीरे धीरे प्राइवेट बैंक स्थापित होने लगे। विदेशी जो बैंक हैं उनकी शाखाएं भारत में स्थापित होने लगी। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई कि किसी भी बैंक में 74% तक विदेशी निवेश आ सकता है। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। विदेशी निवेश संस्थाओं एफआईआई तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। कर व्यवस्था में सुधार, तो एक तो होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। जैसे आप कोई कमाई है, आपकी इनकम करते हैं आप किसी भी प्रकार से, या आपकी कंपनी इनकम करती है, तो वो जो आपको लाभ मिल रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और वस्तुओं के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, चाहे वो आयात शुल्क लगाया जाए या जैसे अभी जीएसटी चल रहा है, जीएसटी नहीं चल रहा था तो कोई और टैक्स वस्तुओं के ऊपर लगाया जाए सरकार, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे कि आप किसी जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उससे आप यदि बात करेंगे कि क्या आप सरकार को क्या सरकार आपसे टैक्स लेती है, तो वो कहेगा नहीं, मुझसे कोई टैक्स नहीं लेती, क्योंकि वो टैक्स का मतलब यही समझ पाते हैं कि आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स लेती है या नहीं लेती। जबकि टैक्स तो सभी व्यक्ति देते हैं, कोई भी वो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके ऊपर सरकार टैक्स लेती है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर सरकार टैक्स लेती है। तो टैक्स तो सभी लेते हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष टैक्स है, इनडायरेक्ट कर है, इसलिए लोगों को उनका ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहा जाता है। करों के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। व्यक्ति कितनी आय करते हैं और कंपनियां कितना लाभ कमाती हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है। इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है, यानी लोग टैक्स की चोरी क्यों करते हैं, क्योंकि टैक्स की मात्रा ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा लगेगा तो टैक्स चोरी का प्रयास निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, तो उसकी दरों में कमी की गई। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण देते हैं। निगम कर की दर, जो कॉरपोरेट टैक्स है, जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जीएसटी 2016 कानून पारित किया गया। यह कानून जुलाई 2017 से लागू हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कब पारित हुआ और कब लागू हुआ। और जीएसटी आप अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर तो जो व्यक्ति कमाते हैं उसके ऊपर लगेगा और जो कंपनियों का लाभ है उसके ऊपर लगता है, वो तो डायरेक्ट होता है। बाकी वस्तुओं के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो इनडायरेक्ट है। जीएसटी की दरें भी आप याद रखेंगे। जीएसटी में 4 स्लैब्स हैं, एक 5% की, दूसरी 8 की नहीं है, 12 की, 5% की, 12% की, 18% की और सबसे ज़्यादा है 28% की। तो ये 4 दरें हैं जीएसटी के अंदर, 5, 12, 18 और 28। अब इससे एक सामान्य सा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि 4 चीज़ें यदि कि निम्न में से कौन जीएसटी के दायरे में नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, वो है पेट्रोलियम पदार्थ। जो आपके पेट्रोल, डीजल, गैस हैं, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते, क्योंकि उन पर सरकार इससे ज़्यादा भी कई बार टैक्स लेती है, तो सरकारें चाहती नहीं कि वो इसके दायरे में आई। राज्य सरकारें भी नहीं चाहती, क्योंकि बहुत सारी राज्य सरकारें इसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लगाकर और इसकी कीमतें बढ़ाती हैं और उस टैक्स से वो अपनी नीतियाँ जो बनाती हैं, जो भी उनके ज़रूरतें हैं राज्य की, उसकी पूर्ति करती हैं। तो ये जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं आपके, वो अभी जीएसटी के दायरे में नहीं है। विदेशी विनिमय सुधार।
विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तात्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया। करेंसी का डिवेल्युएशन, जो कि मैंने आपको बताया था 1991 में, 66 में, 49 में होता, तो ये 1991 वाले की बात हो रही है। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपये के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। व्यापार और निवेश नीति सुधार। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं के उदारीकरण को प्रारंभ किया गया, ताकि भारतीय जो उद्योग धंधे हैं या भारतीय जो फैक्ट्रियां हैं, जो आप मान सकते हैं कि उद्यमी हैं, वो भी नई नीतियां हैं उसके बारे में उनको पता चले, अपनी टेक्नोलॉजी में वो भी सुधार कर सकें और दुनिया की विभिन्न कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यदि इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दुनिया की विभिन्न जो और कंपनियां हैं उनसे उनकी प्रतिस्पर्धा वो नहीं कर पाएंगे। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। यानी 1991 से पहले की बात है कि भारतीय उद्योगों की को सुरक्षात्मक वातावरण देने के लिए, क्योंकि भारतीय सरकार को ये लगता था कि दुनिया भर के जो उद्योग हैं, कंपनियां हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय जो उद्यमी हैं वो अभी तैयार नहीं है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार जो विदेशी निवेश है, जो विदेशी कंपनियां हैं, उसको भारत में नहीं आने दे रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रणों और उच्च प्रशुल्कों का उपयोग होता था कि कम से कम आयात हो, विदेशों से चीज़ें न आए, उन पर उच्च शुल्क लगाया जाता था, आयात शुल्क, जिसके कारण वो चीज़ें महंगी हो जाती थी और भारतीय बाजारों में नहीं बिक पाती थी। तो ये भारतीय उद्योगों को आगे बढ़ाने की एक नीति थी। ये नीतियां कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थी, जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की संवृद्धि दर कम हुई, क्योंकि इसके कारण भारतीय उद्योग में आपस में प्रतिस्पर्धा थी, उनकी संख्या कम थी, तो वो उनकी कार्यकुशलता उतनी अच्छी नहीं हो पाई, उनमें आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई और जो दुनिया भर में जितने प्रकार के जो नई टेक्नोलॉजी आ रही थी वो भारतीय उद्योगों में नहीं आ पाई थी। तो व्यापार नीतियों के सुधारों के क्या लक्ष्य थे? आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति, यानी चीज़ों को, जो विदेशी चीज़ें हैं, विदेशी वस्तुएं हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो भारत में आए, उनका सामान भारत में आए, उस पर आयात में मतलब छूट दी गई और भारतीय चीज़ों को भी विदेशों में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया गया, उसमें भी छूट दी गई। प्रशुल्क दरों में कटौती, जो विभिन्न प्रकार के सीमा शुल्क से संबंधित दर थे, जो आप कह सकते हैं इंपोर्ट पर जो टैक्स था, उसमें कमी की गई। आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति, या ताकि विभिन्न जो देशों से चीज़ें हैं वो भारत में आ सकें। हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़कर, यानी जो हानिकारक उत्पाद हैं या जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योग हैं, उनके उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और उपभोक्ता पदार्थों के आयात पर भी मात्रात्मक प्रतिबंधों हटा लिए गए हैं, इनको भी इससे मुक्त कर दिया गया 2001 में, बाकी पर तो पहले ही हटा लिया गया था। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया है कि भारत की चीज़ें यदि विदेशों में भेजते हैं तो निर्यात शुल्क हटा दिया गया है, क्योंकि देखिए भारत की चीज़ या कोई भी देश है, उसकी चीज़ विदेशी मार्केट में कब बिकेगी? जब उसकी गुणवत्ता अच्छी हो और उसका मूल्य औरों के बराबर या उससे कम हो। यदि सरकारें ही निर्यात पर शुल्क लगा देंगी तो यहीं से चीज़ महंगी हो जाएगी, तो वो दुनिया के प्रतिस्पर्धी मार्केट में नहीं टिक पाएंगे, तो इसलिए निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। अब इसके बाद में है महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न कंपनियाँ। तो ये इसमें कुछ लेटेस्ट जो जानकारियाँ होती हैं वो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा हमें थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि कम से कम महारत्न कंपनी कौन होती है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। नव उदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने, सार्वजनिक उपक्रम मतलब सरकारी कंपनियां, उनके प्रबंधन में व्यवसायीकरण लाने और उनकी स्पर्धा क्षमता में प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन कर उन्हें महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न घोषित कर दिया। भी कोई कंपनी कितना व्यापार कर रही है, कितना लाभ कमा रही है, उसके आधार पर उनको महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न घोषित किया जाने लगा सरकारी कंपनियों को। उन्हें कंपनी के कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि करने के लिए प्रबंधन और संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्तता दी गई थी कि सरकार अपना नियंत्रण कम कर रही है, उनके प्रबंधन को छूट दे रही है कि आप ऐसी
नीतियाँ बनाइए, आप इस तरीके से काम कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को लाभ हो। लाभ कमा रहे उपक्रमों को भी अधिक परिचालन, वित्तीय और प्रबंधकीय स्वायत्ता प्रदान कर दी गई कि जो कंपनी, सरकारी कंपनी ज़्यादा लाभ कमाएगी, उसके प्रबंधन को, उसके मैनेजमेंट को ज़्यादा छूट दी जाएगी कि वो अपने तरीके से उस कंपनियों को आगे बढ़ा सके, उन पर सरकारी नियंत्रण कम होगा। वर्तमान में देश में 12 महारत्न और 13 नवरत्न कंपनियां हैं। 12वीं महारत्न कंपनी आप याद रखें, सितंबर 2022 में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसको महारत्न का दर्जा दिया है, तो ये 12वीं हो गई। इससे पहले 2021 में 11वीं बनी थी, जो आपकी थी PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसको महारत्न का दर्जा दिया गया था। तो अभी महारत्न कंपनियां 12 हो गई, और 12वीं कौन सी बनी है, लेटेस्ट आंकड़ा है तो याद रखना, 1 सितंबर 2022 को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया। तो 12वीं महारत्न कंपनियां हैं। और मैंने सबके नाम तो नहीं लिखे, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल है, BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC है, गेल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, ये महारत्न कंपनियां हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL, BEL, OIL, ये नवरत्न कंपनियां हैं। और भी हैं कुछ, मैंने जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी वही लिखी। जबकि BSNL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि ये लघु रत्न कंपनियां हैं। तो लघु रत्न कंपनियों की संख्या अभी पीछे 70 के करीब थी, यानी 74 के करीब थी ये जो महारत्न बनी तब। हालांकि इनकी संख्या चेंज होती रहती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं। तो बाकी आप महारत्न 12, नवरत्न 13 और 70 से अधिक ये आपकी लघु रत्न कंपनियां मान सकते हैं। निजीकरण, इसका तात्पर्य है कि किसी सार्वजनिक उपकरण यानी सरकारी जो कोई भी कंपनी है, उसका स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं। एक तो इसका सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाना, कि सरकार का, यहाँ आप लिख देंगे सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से उसका मैनेजमेंट और उसका जो मालिकाना हक है वो सरकार छोड़ दे, उसकी 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी बेच दे, या फिर पूरा ही पूरा उसका सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेच दिया जाना। एक तो सरकार आपको उसका प्रबंधन किसी को सौंप दे, और एक है पूरी तरीके से कंपनी को बेच दे। इस दो प्रकार से निजीकरण किया जा रहा है सरकारी कंपनियों का। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है, कि सरकार उसको शेयर बाजार में लिस्टेड करे, उसका IPO लाए और उसके जो शेयर हैं उसके शेयरों का निर्धारण करे और आम लोगों को, पब्लिक को उसको खरीदने की सुविधा प्रदान करे, तो वो विनिवेश हो गया। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। यह भी अपेक्षा की गई कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावी सिद्ध होगा, कि जो सरकारी कंपनियां हैं जो अधिक लाभ नहीं कमा रही हैं, उनकी हिस्सेदारी बेचकर उनकी कार्य क्षमता में सुधार लाया जा सकता है, उनको लाभप्रद बनाया जा सकता है, और उनकी हिस्सेदारी बेचने से सरकार को जो आय होगी वो सरकार आधारभूत ढांचे के विकास में या और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में उस पैसे का उपयोग कर सकती है। सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जो विदेशी निवेश है वो भारत में ज़्यादा होगा। वैश्विक स्तर पर भारतीय कंपनियां, वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनियां भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी हैं। उदाहरण के लिए ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की यानी एक सरकारी कंपनी है। एक सहायक तेल और प्राकृतिक गैस निगम कंपनी है जो तेल और गैस की खोज में लगी हुई है और 16 देशों में इसकी उत्पादन परियोजनाएं हैं। टाटा स्टील ये प्राइवेट कंपनी है, 1907 में स्थापित एक निजी कंपनी जो 26 देशों में भी कार्यरत है। ज़्यादा भी तो बढ़ती रहती है संख्या, और 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया की शीर्ष 10 वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है टाटा स्टील। यह अन्य देशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है। HCL टेक्नोलॉजीज भारत में शीर्ष 5 IT कंपनियों में से एक है। इसके अलावा आप इन्फोसिस का नाम ले सकते हैं प्राइवेट कंपनियों में। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके 31 देशों में कार्यालय है और लगभग 15,000 व्यक्ति विदेश में कार्यरत हैं। ये बात HCL टेक्नोलॉजीज की हो रही है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ये जो दवा निर्माता कंपनी है, शुरू में बड़ी भारतीय कंपनियों को दवा के सामान की आपूर्ति के लिए एक छोटी सी कंपनी थी, आज इसके दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और अनुसंधान केंद्र हैं। तो बहुत सारी कंपनियां हैं भारत की कंपनियां भी जो विदेशों में काम कर रही हैं।
अब उदारीकरण, निजीकरण के बाद में वैश्वीकरण। यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो कि एक जटिल परिघटना है, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे दुनिया के बाजार एक दूसरे पर प्रभावित होते हैं। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। कोई बाउंड्री नहीं रहे, सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हों। बाह्य प्रापण, हालांकि ये नाम इस प्रकार का है लेकिन इसको आप समझ जाएंगे, एनसीईआरटी में इसी प्रकार से दिया गया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा आदि। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत की निम्न मजदूरी दरें और कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक गंतव्य बना दिया है। जैसे कि आप देखते हैं कि दुनिया की कई कंपनियां चीन में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जैसे एप्पल का ही हम उदाहरण देते हैं। तो एप्पल अपने अधिकांश जो उत्पाद है वो चीन के अंदर बनाती है, क्योंकि वहाँ पर मजदूरी की दरें कम है और भी चीज़ों में छूट है, तो उसके कारण वहाँ पर उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग करना है उससे उनकी लागत कम आती है। तो उसके कारण वो अपनी कीमतें, मतलब एप्पल की कीमतें कम है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी कीमतों को उनको निर्धारित करने में उनमें उनको फ़ायदा होता है कि भी कम कीमत पर यदि सामान बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है, ज़्यादा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उसको उतारा जा सकता है। तो अभी जैसे आप देखते हैं कि भारत में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मोबाइल फ़ोन वगैरह असेंबलिंग का काम कर रही हैं, क्योंकि इस प्रकार के देशों में यूरोपीय या अमेरिकी देशों की तुलना में लागत कम आती है चीज़ों को बनाने की। इसके अलावा क्योंकि चीन और भारत के मार्केट बड़े हैं तो ज़्यादातर उनका माल भी यहीं बिकना है, तो वो यहीं बनाकर यहीं बेचे तो वो उनके लिए फ़ायदा है, न इसके बजाय कि वो अमेरिका में बनाकर और यहाँ तक उसका जो भेजने का चार्ज है वो भी लगे, उस वो सारी चीज़ें जोड़ के उनका महंगा क्यों बनाए वो उसको। तो जहाँ पर कम लागत में चीज़ें तैयार हो सकती हैं उन देशों में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपनी प्रोडक्ट तैयार करती हैं, उनको असेंबल करती हैं। और इसका मैंने उदाहरण आपको बता ही दिया। सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था। 1991 के बाद से ही भारत में 2 दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद की जीडीपी की लगातार वृद्धि होती रही। सकल घरेलू उत्पाद 1980 से 91 में 5.6% की दर से बढ़कर 2007 से 2012 में 8.2% हो गई। 2002 और अभी आपको लेटेस्ट भी याद रखना है कि जैसे आपको कोई पूछ ले कि 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही, तो आप बताएंगे 8.7%। जो कोरोना के काल में नेगेटिव चली गई थी वो पीछे 8.7% रही। अभी जो 7 दिसंबर को जो आप कहें कि जो मौद्रिक नीति आई है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था का क्या अनुमान लगाएगा कि जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रहेगी। तो अगली मौद्रिक नीति आपकी परीक्षा के नज़दीक आएगी, तो यही याद रख लो आप एक बार कि रिजर्व बैंक ने जो 2 महीने से मौद्रिक नीति लाता है उसमें कहा है कि भारत की ग्रोथ रेट 2022-23 में 6.8% रहने की संभावना है। इसी प्रकार से कुछ लेटेस्ट बात करें तो जैसे विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 11 नवंबर के महीने में बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो 540 अरब डॉलर के आसपास था, लगभग 540 अरब डॉलर, जो कि इसी महीने में थोड़ा ऊपर आया था। नहीं तो लगातार कई महीनों से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरता जा रहा था, क्योंकि रुपये की जो कीमत है वो गिरती जा रही थी। तो विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 500 से 600 के बीच में बना हुआ है अभी। आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आई। जहां औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुए वहीं सेवा क्षेत्र में वृद्धि बढ़ गई। तो मैंने पहले ही आपको लेसन में बता दिया गया था, तृतीय जो तीनों क्षेत्र हैं। इससे यह पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई है। भारत की जीडीपी जो बढ़ी है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है वो तीसरे जो तृतीय क्षेत्रक है आपका, जिसको आप सेवा क्षेत्रक बोलते हैं, उसका सबसे ज़्यादा योगदान है। 2012 से 15 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रकों में 1991 के बाद से होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आई है। कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर गिरावट और सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी जो मैंने आपको शुरुआत में सबसे पहले बताया था एफडीआई,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही सम्मिलित है। अच्छा, वो पोर्टफोलियो वाला है, संस्थागत में जिसका हिंदी नाम नहीं बता पाया था। तो ये आपका एफडीआई और एफपीआई दोनों हो गए, एक तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एक संस्थागत विदेशी निवेश। 1990-91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2017-18 में 30 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है विदेशी निवेश, जिसमें आपका एफपीआई भी और एफडीआई भी दोनों शामिल हैं। भारत के विनिमय रिजर्व का आकार भी, विनिमय रिजर्व क्या है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है हमारा, वो 1990-91 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 413 बिलियन डॉलर हो गया है। और 2021-22 में भारत ने 84.8 बिलियन डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। 2022 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर से भी अधिक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि नवंबर में 44 अरब डॉलर के आसपास था। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें कम ज़्यादा होता रहता है। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का 7वां सबसे बड़ा धारक माना जाता था। 2011 में, यानी विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो दुनिया का 7वें नंबर का देश था जिसके पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार था। 1991 के बाद से भारत वाहन, कलपुर्जों और दवा का सामान, इंजीनियरिंग उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और वस्त्र आदि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जम गया है। यानी वाहनों का निर्यात, कलपुर्जों का निर्यात, दवा के सामान का निर्यात, इंजीनियरिंग के उत्पाद, आईटी सेवाओं और कपड़ों, इनका निर्यात भारत से खूब हुआ है और विश्व बाजार में भारत की इन उत्पादों के कारण पहचान है। वृद्धि और रोजगार, समृद्धि और रोजगार। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। यानी आंकड़ों में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गतिमान है 1991 के बाद से, लेकिन रोजगार के क्षेत्रों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है और बेरोजगारी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कृषि में सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया है और कृषि की समृद्धि दर लगातार कम होती जा रही है। अभी भी जो मैंने आपको आंकड़े बताए थे कि आर्थिक समीक्षा में आर्थिक जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें वृद्धि की दर 3.9% का मतलब अनुमान लगाया गया है, जबकि आप औद्योगिक वृद्धि में और जो सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। उर्वरक सहायता की आंशिक समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया है। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा है। यानी जो अनाज को उत्पादन करने की लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उर्वरकों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और भी चीज़ों की कीमतें बढ़ती गई हैं, जिसके कारण खेती महंगा सौदा हो गया, यानी उससे लाभ उतना नहीं हो पाया। इसके साथ ही कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, कम न्यूनतम समर्थन मूल्यों और इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्र की नीतियों में कई परिवर्तन हुए हैं। भी दूसरे देशों से भी अभी आयात हो रहा है, तो अनाज का भी हो रहा है, कभी कभी सरकार रोक लगाती है उसके ऊपर। तेलों का, जो खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल होने वाली अन्य चीज़ों का है, उनका आयात हो रहा है, तो उसके कारण जो भारतीय किसान हैं उनको कीमतें अधिक नहीं मिल पाई, उचित कीमतें नहीं मिल पाई। इसके अलावा जो सरकार एमएसपी देती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया। उसके कारण जो कृषि है वो उतनी ज़्यादा तेज़ गति से उसमें सुधार नहीं हो पाया। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि दूसरे देशों से भी अनाज और अन्य पदार्थों का आयात होता है, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुखी हो रही है। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है, ताकि जो निर्यात है उससे ज़्यादा लाभ हो सके। इससे देश में खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है और खाद्यान्नों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस साल तो आप देखते भी हैं कि हालांकि उसका ग्लोबल रीजन ज़्यादा है, यूक्रेन और रूस के युद्ध का ज़्यादा प्रभाव है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं। उद्योगों में सुधार, औद्योगिक समृद्धि की दर में भी कुछ शिथिलता आई है। हालांकि सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में भी उतना तेज गति से नहीं बढ़ रहा है। ये औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग के कारण है। मांग में गिरावट के कई कारण हैं, जैसे सस्ते आयात, आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश आदि। वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित देशों की वस्तुओं और पूंजी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हुए हैं, तथा उन्होंने अपने उद्योगों को आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रतिस्थापित कर दिया है। यानी मजबूरी में, जैसे भारत में हमने पढ़ा कि 1991 में क्यों भारत को
ऐसी परिस्थितियां बनी कि भारत को उदारीकरण करना पड़ा और विदेशी निवेश को अनुमति देनी पड़ी। तो जो विकसित देश हैं उनके पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, तो उनकी कंपनियों ने जो विकासशील और अविकसित देश हैं उनके अंदर अपने उत्पादों को बेचकर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाया है। यानी जो वैश्वीकरण की अवधारणा है, इससे विकसित देशों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, जबकि विकासशील और अविकसित देशों को उतना ज़्यादा लाभ नहीं हुआ है। उसके कारण उन देशों में जो घरेलू वस्तुएं बनती थी, उनके जो घरेलू उद्योग धंधे हैं, उनको उनका बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। ये कहें कि उनका मतलब धीरे धीरे पतन ही हुआ है। तो ये उद्योगों में सुधार की आवश्यकता है, और इसमें क्यों उदारीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण क्या समस्याएं आई, उसके बारे में चर्चा है। अब है निष्कर्ष। उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित देशों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भांति देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर पहुंच तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की साजिश है, ताकि वो अपना प्रोडक्ट वहां पर बेच सकें। इनके अनुसार वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण ही नहीं, वरन उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। तो ये इसकी आलोचना और इसके समर्थन में दोनों तरफ में तर्क दिए जा रहे हैं। सिरिसिला त्रासदी, ये एक एनसीईआरटी में दिया गया था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। कुछ वर्षों पहले आंध्र के एक छोटे से कस्बे सिरिसिला में विद्युत कर्गों पर काम करने वाले 50 बुनकरों को आत्महत्या करने को बाध्य होना पड़ा, क्योंकि वो मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे। यहाँ पर KR नारायण का एक कथन दिया गया है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है, तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। हालांकि ये थोड़ा सा हट कर है इससे, लेकिन किताब में पाठ के अंदर दिया गया है, तो हमें पढ़ लेना चाहिए। कल को कोई वहीं से सीधा उठाकर क्वेश्चन डाल दे। हमारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का टॉपिक था। एनसीईआरटी के नोट्स आप देखना चाहें, या 23 तारीख से जो अर्थशास्त्र के जो टेस्ट शुरू हो रहे हैं वो आप देना चाहें, तो आप हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 को डाउनलोड कर सकते हैं। या आप जैसे हमारा इतिहास के भी टेस्ट हो चुके हैं, वो भी आप टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर मैंने दिए हैं, एकदम पूरा कवर करने का प्रयास किया है। तो 55 रुपये उसका मूल्य है, कोई ज़्यादा नहीं है। आप अभी भी इतिहास के टेस्ट दे सकते हैं, सारे पीछे जाकर 10 बार दे सकते हैं। आपकी रैंक वगैरह सब उसके अंदर अपडेट होगी, नेगेटिव मार्किंग वगैरह पूरा सिस्टम उसके अंदर है। सारा आपका सॉल्यूशन उसके अंदर व्यू सॉल्यूशंस में आप देख सकते हैं, उनकी व्याख्याएं भी देख सकते हैं। ऐसे ही आपको अर्थशास्त्र के अंदर मिलेगा। हालांकि अर्थशास्त्र में इतिहास जितने प्रश्न तो नहीं बनेंगे, और यदि आप एनसीईआरटी के नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर इतिहास और अर्थशास्त्र के मिल जाएंगे। तो आप हिस्ट्री 360 प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।